नमस्ते बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस कक्षा में। कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के लिए और कविता का नाम है छापा। इसके रचनाकार हैं ओम प्रकाश आदित्य। बहुत ही अच्छी और हास्य व्यंग्य से भरपूर कविता है बच्चों। लेकिन इसके पहले कि मैं इनके बारे में और जानकारी दूं, इन अनुदेशों का पालन कीजिए ताकि आपको कविता समझ में आए और फिर किसी तरह का आपको डिस्टर्बेंस ना हो। इसके पहले कविता के रचनाकार ओम प्रकाश आदित्य का यहाँ पे परिचय मैंने दिया है बच्चों। उनका जन्म 1936 में गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था और इनका निधन 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। इनका परिचय ये है बच्चों कि ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा, वाचिक यानी वोकल ट्रेडिशन यानी बोलने में निपुण के शिखर पुरुष हैं। मतलब पीक मैन, मतलब एकदम शिखर पर हैं। इसके साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी यानी जानकार थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के पुरोधा थे। पुरोधा यानी लीडर, मतलब कवि सम्मेलनों में इनका बहुत जोर होता था। सुनने वाले जो दर्शक श्रोता होते थे इनकी कविताओं का बड़ा आनंद उठाते थे। इनके बोलने का लहजा, इनकी कविता, इनके हास्य व्यंग सबको गुदगुदा देते थे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इस कविता से भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की कविता और किस तरह की वाचिक परंपरा यानी वोकल ट्रेडिशन के ये शिखर पुरुष थे। किस तरह से अपनी कविताएं बताते थे कि जनता खुशी से झूम उठती थी। यहाँ पे छापा कविता दी है ओम प्रकाश आदित्य की और ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन बच्चों, मैं इस कविता को यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा। जैसे कि आपको पता है कि कविता पठन और उसके सरल अर्थ बताने से पहले मैं एक बार कविता का पठन करता हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं करूँगा क्योंकि इस कविता के पठन में ही इसका सारा भेद, इसका सारा अर्थ, सारांश छुपा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये जानकारी ज़रूर दे दूँगा बच्चों कि प्रस्तुत कविता में कवि ने हास्य व्यंग के माध्यम से आयकर विभाग के छापे द्वारा आम आदमी की आर्थिक स्थिति तथा छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाया है। इस पद्य में कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। बच्चों, आपने अभी हाल ही में अजय देवगन की फिल्म आई थी रेड, जिसमें रेड मारा जाता है एक नेता के घर पर। वो फिल्म अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि क्या कार्यप्रणाली होती है आयकर विभाग के लोगों का जो छापा मारते हैं। उनका काम ये होता है कि जो भी अनधिकृत धन संपत्ति किसी व्यक्ति ने कमाया है इल्लीगल रूप से या उसका टैक्स कर नहीं भरा, तो वो छापा मार के उसे अपने अधिकार में ले लेते हैं। यहाँ पर भी आयकर विभाग वाले विशेष सूचना के आधार पर अनधिकृत रूप से अर्जित धन का पता लगाने के बाद छापा मारते हैं। मतलब उन्हें गुप्त सूचना मिली है कि कवि के घर पे, ओम प्रकाश आदित्य के घर पे धन छुपा हुआ है। तो कवि या साहित्यकार वैसे हमेशा सरस्वती की आराधना करने वाले होते हैं बच्चों। उनके यहाँ लक्ष्मी का निवास यानी धन संपत्ति का निवास वैसे भी कम होता है क्योंकि कोई बिजनेसमैन तो होते नहीं हैं। ऐसे में कवि के घर पे जब छापा पड़ता है तब कवि मांगी गई वस्तुओं को साहित्य में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से जोड़कर व्यंग्य में जवाब देते हैं। अब वो इतना धारदार व्यंग्य है कि उससे हास्य पैदा होता है, लेकिन अंत में एक शिक्षा भी यहाँ पे कवि ओम प्रकाश आदित्य हमें, जनता को, सरकार को, शासन को देते हैं। वो क्या है, कविता के साथ हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। कविता बहुत ही बेहतरीन है, आपको आनंद आएगा, ध्यान से सुनिए और उसके बाद देखिए क्या होता है। कवि के घर पे छापा मारने वाले आ गए हैं। कवि हैं ओम प्रकाश आदित्य और आने के बाद क्या क्या होता है धीरे धीरे हम जानेंगे। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा, वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। जब आयकर अधिकारी आते हैं बच्चों घर पे छापा मारने, तो साथ में पुलिस भी लेकर आते हैं कि अगर किसी तरीके से छापा मारने, जिनके घर पे छापा मारा जा रहा है, उन लोगों ने अगर विरोध प्रदर्शन किया या शक्ति का प्रदर्शन किया तो उनको रोका जा सके, इसलिए पुलिस की सहायता ली जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पुलिस भी आए हैं। तो कवि तो कहते हैं कि उनके घर पर छापा पड़ा, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा छापा, यानी बहुत सारे अधिकारी उनके घर पर आए थे। और आते ही सबसे उन्होंने पहले पूछा सोना कहाँ है। सोना यानी गोल्ड। ठीक है बच्चों, अब छापा मारने वाले का मकसद है धन संपत्ति ढूंढ निकालना। लेकिन यहाँ पर कवि जो है वो देखिए, मैंने कहा मेरी आंखों में है। अब सोना आंखों में होता है, गोल्ड आंखों में तो नहीं होता ना। लेकिन यहाँ पे सोना का अर्थ है नींद। तो कवि कहता है कि मेरी आंखों में है, कई रात से सोया नहीं हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण।
जब उनको लगा कि ये व्यक्ति जो है शब्दों के साथ खेल रहा है तो उन्होंने शब्द बदल दिए और अब कहा स्वर्ण। अब स्वर्ण का अर्थ भी गोल्ड होता है बच्चों, आभूषण, गोल्ड। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण। अब इन्होंने उस स्वर्ण को बदलकर साहित्य के अर्थ में नया शब्द कहा सुवर्ण। सुवर्ण का मतलब होता है बच्चों अच्छे शब्द। तो सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? अब कवि उनसे कहता है कि जो सुवर्ण आप कह रहे हैं वो तो मेरी कविताओं में है, अच्छे शब्द मेरी कविताओं में, तो वो कैसे आपको दे दूं? अब पुलिस वाले गुस्से में आ रहे हैं, यानी छापा मारने वाले अधिकारी गुस्से में आ रहे हैं, आयकर अधिकारी। वे झुंझला कर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अब अर्थ मतलब होता है बच्चों पैसा, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स। तो अर्थ चाहिए, अर्जित, जो तुमने इलीगल रूप से, अनधिकृत रूप से, जिसके लिए अधिकार नहीं मिला हो, तुमने जो धन अर्जित किया है, कमाया है, जमा किया है, वो चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला, मेरी नई कविताओं में है। अब बच्चों जब आपको कविता बताते हैं, पढ़ाते हैं, तो साथ में कहते हैं ना हम उसका अर्थ आपको बता रहे हैं, कठिन शब्दों के अर्थ बता रहे, कविता का अर्थ बता रहे। जैसे इस वक्त भी मैं कविता का अर्थ ही आपको बता रहा हूँ। तो कवि उस अर्थ यानी पैसे वाले अर्थ को कविता के अर्थ से जोड़ देते हैं, शब्द बदल देते हैं और कहते हैं कि अर्थ चाहिए, वो तो मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। अब पढ़ने वाला पाठक जब कविता पढ़ता है तो अपने हिसाब से कविता का अर्थ निकालता है। तो वो कवि आयकर अधिकारियों से भी कहता है कि आप मेरी कविता पढ़ लीजिए और जो अर्थ आपको मिल जाए वो ले लीजिए, ढूंढ लीजिए। अब उन्हें तो गुस्सा आना था। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? जब उनको लगा कि यह आदमी जरा कुछ अजीब है, इसको स्वर्ण कहो सुवर्ण बोल लेता है, और सोना कहो तो नींद वाला सोना बोल लेता है, अर्थ कहो तो कविता का अर्थ बोल लेता है, तो उन्होंने शब्द परिवर्तन किया। उन्होंने भी थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, आयकर अधिकारी भी काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, थोड़े नहीं। तो उन्होंने कह दिया, अच्छा चांदी कहाँ है? सोना नहीं तो चलो चांदी तो होगी, तो चांदी कहाँ है, यानी सिल्वर। अब कवि भी कवि हैं, शब्दों के खिलाड़ी हैं, शब्दों की ताकत होती है, सरस्वती माता का आशीर्वाद होता है इन पर। तो इन्होंने भी कह दिया कि चांदी। मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। अब बालों में आ रही है चांदी धीरे धीरे। बच्चों चांदी यानी यहाँ पर इन्होंने अर्थ ले लिया चांदी का, यानी बालों की सफ़ेदी। बाल जब सफ़ेद जैसे हो जाते हैं तो वो चमकने लगते हैं, धूप में चांदी जैसा महसूस कराते हैं, तो वो मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। अब पुलिस वाले, आयकर अधिकारी वाले अधिकारी हैं, वो तो भाई सरकारी प्राप्त। अब वे उद्भ्रांत होकर बोले, हैरान होकर, परेशान होकर, हैं अच्छा ये भी नहीं समझ रहा, ना सोना समझ रहा, ना चांदी समझ रहा, ये बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? नोट यानी रुपए। आप जानते हैं बच्चों कितने नोट हैं तुम्हारे पास? रुपए। तो नोट कहाँ हैं? अब ये भी कवि महोदय हैं, तो इन्होंने साहित्य के शब्दों के इस्तेमाल करते हुए क्या कहा कि परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। अब ये तो बच्चों आपकी बातचीत आ गई सामने। आप लोग क्या करते हो? पूरे साल भर खेलने कूदने मौजा मस्ती में निकाल देते हो, और जैसे परीक्षा, फाइनल ईयर की परीक्षा आती है, अंतिम परीक्षा आती है, तो उसके 1 महीने पहले बड़ी मुश्किल से तैयारी करने बैठ जाते हो। अभी आपका 10वीं चल रहा है, ये कविता 10वीं के लिए, हिंदी लोक भारती के लिए बोर्ड की परीक्षा आने वाली है। आप लोग खेल कूद कर रहे होंगे, सोच रहे ऑनलाइन पढ़ाई क्या करना, कौन देखने वाला। लेकिन जब परीक्षा सर पे आ जाएगी तो उसके ठीक 15 दिन 20 दिन 1 महीने पहले बैठ जाओगे, नोट बनाने लग जाओगे, यहाँ से वहाँ से मांगना शुरू कर दोगे। तो कवि इस पर भी व्यंग्य कर रहा है बच्चों की तैयारियों पर कि जब वो पूछते हैं बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं, तो कहते हैं परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। कि नोट परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूँगा। ये रहे आपके नोट्स। तो आप नोट्स बनाते हो ना बच्चों ऐसे। आप उन्हें गुस्सा आ गया, वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। अब मुद्रा का मतलब होता है बच्चों करेंसी। चलो इन्होंने भी शब्दों के साथ खेल खेला, मतलब नए शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो कवि है, उनके पास तो शब्दों की ताकत है। उन्होंने लरज कर कहा, यानी कांप कर, भय, क्योंकि वो गरज कर बोले तो कवि कांप गए, तो वे कांप कर डर कर बोले, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। अब मुद्रा बच्चों ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति एक्टिंग करता है, नाटक करता है, डांस करता है, तो जब उसका शिक्षक उसे सिखाता है तो कहते हैं चेहरे पे अलग अलग प्रकार की मुद्रा लाओ, अलग अलग प्रकार के हाव भाव लाओ, तो उसे मुद्रा कहते हैं। तो जब उन्होंने करेंसी वाली मुद्रा के बारे में बात की तो ये चेहरे की मुद्राओं के बारे में बोलने लगे। अब वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। फिर शयन कक्ष में घुस गए। उन्होंने जब सोचा कि ये आदमी ना कुछ बोलने वाला है, ये ना सही जवाब देने वाला है, तो एक काम करते सीधे घर के अंदर घुस जाते हैं। तो शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष यानी बेडरूम में जहाँ सोते हैं, और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। अब देखिए बच्चों, पहले ही तकिया फटा हुआ है,
मतलब कवि इतना गरीब है कि उसका तकिया पहले से फटा हुआ है, तो वो फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों का टटोला। मतलब अलमारी भी ऐसी है कवि की टूटी हुई है, पैसे इतने थे ही नहीं कभी कि वो टूटी हुई अलमारी को भी ठीक कर सके, वहां पे भी इन्होंने देखा। रसोई की खाली पीपियों का टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। वे गुल्लक जिसमें बच्चे हैं पैसा जमा करते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं कि गुल्लक में पैसा जमा करो, धीरे धीरे जब आप पैसा जमा करोगे तो एक साथ पैसे आपके पास आएंगे। तो उस गुल्लक को भी टटोले, कहीं हाथ नहीं छुपाया, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। भाई सीधी सी बात है, कवि महोदय हैं, वैसे ही खाली रहते हैं, तो एक ही तत्व इनको मिला और वो तत्व था खाली। उसके बाद आगे क्या होता है, गुल्लक तक खेल देख लिया बच्चों, आप देख लीजिए। उसके बाद अगला चरण, कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य शून्य ब्रह्मांड, देख कर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड। अब शून्य ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, शून्य यानी खाली। अब देख कर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड। अरण्य कांड बच्चों आपने पिछली बार बरसई गद्य कविता पढ़ा था, देखा था, मैंने आपको बताया था। तो उसमें किष्किंधा कांड था, उसी का अगला हिस्सा अरण्य कांड भी था। अरण्य कांड में क्या होता है, शूर्पणखा वध होता है, मारीच प्रसंग होता है और रावण का सीता हरण, तो ये अरण्य कांड में है। तो अरण्य मतलब वैसे तो जंगल होता है, लेकिन यहाँ पर अरण्य कांड का अर्थ है बिखरा हुआ, पूरा सामान बिखरा हुआ था घर में। जिस तरह से रामचरितमानस रामायण में पूरी रामायण बिखर गई थी, जब सीता का हरण हो गया, सब गड़बड़ हो गया, जब सब ठीक चल रहा था तो सब गड़बड़ हो गई थी, सब बिखर गया था, तो वैसे यहाँ पे सब बिखर गया। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। ओहो, कितनी उम्मीद लेकर वो यहाँ पर आए थे, लेकिन क्या निकला, ढाकते बात एकदम सब खाली। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। 20 सूची हृदय, बच्चों इस शब्द का प्रयोग कवि ने क्यों किया है, कैसे किया, ठीक इसका शाब्दिक अर्थ नहीं पता चल रहा है मुझे, लेकिन इसका अर्थ ये जरूर हम बताते, जोश में जो आए थे, एकदम खिले हृदय से जो अच्छा आयकर अधिकारी आए थे कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जब उनको कुछ नहीं मिला तो रौद्र की जगह करुण रस समा गया। मतलब गुस्से में आए थे कि पकड़ेंगे इसको और ले जाएंगे जेल में, दिखाएंगे ये कैसे इलीगल धन प्राप्त करता है, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो वो करुण रस यानी रोता हुआ रस। बच्चों रस क्या होता है, रस जो है, रस का शाब्दिक अर्थ है निचोड़। काव्य में, कविता जब हम पढ़ते हैं तो जो आनंद आता है उसे काव्य का रस कहते हैं, बराबर। और ये रस लौकिक नहीं अलौकिक होता है, और कई 9 प्रकार के रस माने जाते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, मतलब कविता में अगर श्रृंगार है, हास्य है, करुण है, रोना है, रौद्र है, वीर रस, भयानक रस, विभत रस, अद्भुत रस और शांत रस। वैसे तो आजकल 2 और गिने जाते हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस भी। तो यहाँ पर करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अब वो माफी मांग के अब जाने लगे। अपनी असफलता पे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए। आप कवि उनको रोक रहा है, कवि को मौका मिला बोलने के लिए, क्योंकि न जाने कहाँ से उनको गलत सूचना मिल गई थी, कवि घर में बहुत पैसा है। अब कवि को भड़ास निकालने का मौका मिला, क्योंकि गलत जानकारी मिली थी, उनके घर पे छापा मारा गया। तो उन्होंने कहा, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। बच्चों बहुत ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। क्या बात कही, देखिए, अधिक धन होता तो आप ले जाते, लेकिन कुछ नहीं है तो कुछ दे क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। देखा बच्चों, एक तख्त यानी एक टेबल जैसा लकड़ी का, जिसपे कम से कम सो सके। देखिए बच्चों, बहुत अच्छी बात यहाँ पे कवि ने कही। छापा मारने वालों ने छापा तो मारा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। ठीक है, कवि ने जो लास्ट में अंतिम में कहा कि जब मिलता तो आप ले जाते, जब नहीं मिला तो कुछ दे तो जाओ। देखिए, शासन संबंधी कार्य संचालन के लिए देश में रहने वाले लोगों पर ज़रूरी टैक्स लगाए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, राजस्व की वृद्धि करना है। इन करों से यानी टैक्स से प्राप्त धन देश के विकास कार्यों में लगाया जाता है। इसका उद्देश्य देश में फैली आर्थिक विषमता को दूर करना है। इसलिए जिनकी आमदनी अधिक है उन्हें कम आमदनी वालों से अधिक कर यानी टैक्स देना पड़ता है। इसका उद्देश्य है जनता का अधिक से अधिक कल्याण करना। सरकार द्वारा जनता की भलाई के लिए जो भी विकास कार्य किए जाते हैं उनमें इन करों से प्राप्त धन का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक विकास और लोगों में धनी निर्धन वर्ग के बीच की दूरी कम करने के लिए धन का उपयोग किया जाता है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए तथा जनता की भलाई के लिए कर जमा करना आवश्यक है, तभी सरकार देश में नई नई योजनाएं चला पाती है। इस पर देश का विकास होता है, आम जनता का भला होता है।
है ना? तो कर जमा करना देश के विकास को गति देने के बराबर है। लेकिन ऐसा होता है? शायद नहीं। कवि यही कहना चाहते हैं कि उन बड़े घरों से जहाँ पे अनधिकृत रूप से अर्जित धन होता है, यानी इल्लीगल कमाया धन होता है, वो तो आप ले लेते हो, टैक्स ले लेते हो, लेकिन उस टैक्स को, उस करों को क्या सही तरीके से सही जगह पे पहुंचाते हो? आपका मकसद है कि निर्धन लोगों की मदद करना। तो जो कवि यहाँ निर्धन है, जिसके घर में सब कुछ टूटा फूटा है, पूरा घर खाली है, तो वहाँ पर आप क्यों नहीं उनकी मदद कर रहे हैं? ऐसे लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे जिनका घर खाली है? क्यों नहीं उन्हें संभाला जा रहा, सुधारा जा रहा? क्यों भुखमरी की नौबत आ रही? क्यों भूखे मर रहे हैं, परेशान हैं? तो ये काम शासन का है, सत्ता का है, सरकार का है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ लेना नहीं, देना भी चाहिए। जो लेना है वो तो बराबर होता है शायद, लेकिन जो देना है वो बराबर नहीं होता, क्योंकि बीच में धन गायब हो जाता है, भ्रष्टाचार की बेदी पर चढ़ जाता है। तो ये है कविता बच्चों, छापा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवि ने हमको समझाया, बहुत ही मज़ा आया। ओम प्रकाश आदित्य जी ने हास्य व्यंग्य तरीके से जिसे कविता समझाई है, उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। अच्छा लगा तो बताइए, कमेंट कीजिए, और कोई बात समझ में नहीं आई तो बताइए। फिर यहाँ समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी के साथ हम हाजिर होंगे। धन्यवाद बच्चों, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।